Good morning, everyone. Welcome to my channel, Farooq Chemistry. Today's topic is the thermodynamic derivation of relation between molecular weight and elevation in boiling point, whereas elevation in boiling point is symbolically represented as delta TB, where T is capital and subscript small b. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अगर नहीं दबाए हैं तो। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग बाय द कंप्यूटर स्क्रीन वी विल रिप्रेजेंट इट बिकॉज इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू यू टू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा नाम जो टॉपिक नेम है थर्मोडायनामिक रिलेशन डेरिवेशन। ओके, तो इसको थर्मोडायनामिकली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और ये जो केस है हमारा दैट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंसिडर किया गया है। तो इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्टडी करेंगे क्योंकि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो जनरली डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो एक ग्राफ यहाँ पर मैंने शो किया दैट इज जो कर्व ए बी है ये सॉल्वेंट के लिए कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट, एंड सी डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। लेट अस कंसीडरिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ए बी हैविंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में केस हम लोग को स्टडी करना है सभी केसेस में सॉल्वेंट जो होगा वो वोलेटाइल होगा ताकि वो जो उसके कंपोनेंट से लिक्विड फेज से वेपर फेज में इजीली ट्रांसफर हो सके और उसका जो है प्रेशर वेपर प्रेशर जनरेट हो, और बट जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कुछ सिंबल्स हैं उसको फर्स्ट हम लोग डिनोट कर देते हैं वेयर काई ए या फिर बहुत लोग इसको एक्स भी पढ़ते हैं। तो एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, एक्स बी जो है सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी हो जाएगा। Then after Na is the number of moles of component A and B for component B, where Wa is the given mass या फिर जो weight हो सकता है, weight हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल जो तराजू वेट बैलेंस पर जो हम लोग वेट करते हैं that is weight of component A, and Wb is the weight of B, where the Ma is the molar mass of component A and Mb is the molar mass of component B, and Tb is the boiling point of solution where Tb naught, Tb to the power 0 is also read as Tb naught is the boiling point temperature of solvent, and Ab is the solvent curve of pure solvent, and Cd is the curve of solution or the solution curve we can also say it as। okay, तो देखिए होता क्या है किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसके ऐड करने के कारण क्या होता है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन का जो होगा वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, मैं इसको समझाता हूँ आपको कुछ इस तरह से। देखिए सपोज कीजिए कि एक हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में ये हमारा जो है मान लीजिए कि ये कंप्लीटली जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सॉल्वेंट है, ठीक है। ये सॉल्वेंट में अब क्या हुआ कि अब इसमें हम लोग क्या किया, कोई ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो ये जब वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो इसमें क्या होगा कि इसका जो वेपर है बहुत ही आसानी से लिक्विड फेज को छोड़ के जो है मतलब जो इसका कंपोनेंट है वो वेपर फेज में बहुत ही इजीली पास करेगा। मगर इसमें होता क्या है कि जब हम कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और जो भी सॉल्यूट है उसको हम क्या करते हैं प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो मान लीजिए कि जो भी सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आता है
कि जो भी सॉल्यूट होगा वो तो आपका जो है इस सॉल्वेंट में तो मिक्स करने के बाद उसके जो बल्क फेज होते हैं उसमें तो वो सॉल्वेंट पार्टी सॉल्यूट पार्टिकल तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, मगर ये जो अपर सरफेस होता है अपर सरफेस में भी सॉल्यूट पार्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन। देखिए, हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें प्योर सॉल्वेंट ऐड करते हैं। प्योर सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद क्या होता है कि सॉल्वेंट का कुछ जो सॉल्वेंट लिक्विड जो लिक्विड फेज में जो सॉल्वेंट है उसका जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड से वेपर में इजीली कन्वर्ट होता है। बट जब इस सॉल्वेंट में हम कुछ सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं टू मेक इट द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के जब प्रिपेयर हो जाता है तो क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल बल्क फेज में रहता है, साथ ही सरफेस पर भी जो हमारा सॉल्यूशन के सरफेस पर भी अवेलेबल रहता है। तो सरफेस पर जब सॉल्यूट पार्टिकल अवेलेबल है तो उसके कारण क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो मतलब लेस एरिया जो है यहाँ पर आर रिमेंड फॉर एस्केपिंग फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। ओके, तो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने के लिए बहुत कम एरिया यहाँ पर बचता है, जिसके कारण लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज, मींस फ्रॉम लिक्विड फेज टू वेपर फेज। तो इसके कारण क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल will be in the vapor phase due to presence of less surface area for escaping the solvent molecule from liquid phase to vapor phase। और इसी के कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो वी हैव एक्सप्लेन कंप्लीटली। अब चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं कंप्लीटली, इसको जो एज द टॉपिक इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पर जो भी मतलब इसका सिंबल्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वाला जो हमारा पॉइंट्स है ये जो है आप देख रहे हैं ये वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्वेंट एंड CD इज द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ये जो टेम्परेचर है जो O पॉइंट है O पॉइंट से जैसे ही हम राइट हैंड साइड की ओर मूव करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं TB नॉट इज द टेम्परेचर विच इज लोअर देन द TB। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है जैसे अगर हम सॉल्वेंट को हिट कर रहे हैं तो वो लेस टेम्परेचर पर ही अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर ले रहा है, मतलब लेस टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है। मीन्स उसका जो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सॉल्वेंट के केस में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर हाई है तो कम टेम्परेचर पर ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो जा रहा है। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन हम क्या देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर पर वो जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्वायर कर रहा है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर एट हायर टेम्परेचर पर जो है वो अचीव हो पाता है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जब भी अचीव करता है कोई भी कंपोनेंट तो उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन के केस में ये जो अचीव हो रहा है ये हायर टेम्परेचर पर हो रहा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी मीन्स ये वाला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी कितना के बराबर हो जाता है, वो हो जाता है हमारा TB माइनस TB नॉट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर कट गया था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जब इसका PDF मैं प्रिपेयर कर रहा था तो डेल्टा TB माइनस TB नॉट के बराबर ये हो जाता है। यही हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना ऊपर उठा है बॉइलिंग पॉइंट। तो रिलेटिवली जो हमारा सॉल्वेंट है वो TB नॉट पर था और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो TB है। तो TB से TB नॉट को जब हम लोग माइनस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू बचेगा वही हमारा एलिवेशन है, वही हमारा इंक्रीमेंट है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग कि जब भी
कोई भी कंपोनेंट अपने दो फेज में इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस कंडीशन में उस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल दोनों फेज में बराबर होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर दिया गया मतलब टेम्परेचर फिक्स है, एंड प्रेशर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहने का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर फिक्स्ड, then the chemical potential of component A, chemical potential of component A in the liquid phase is equal to that in vapor phase in the condition of liquid vapor equilibrium। ठीक है, मतलब कोई भी कंपोनेंट है अगर वो लिक्विड फेज में है हमारे पास, ठीक है, तो जब वो कंपोनेंट लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक क्लोज कंटेनर है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का, ठीक है, क्लोज कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो जब हम पहले बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल होना स्टार्ट होगा और उसका वेपर निकलते जाएगा, ठीक है, लेकिन सिंस कंटेनर जो हमारा क्लोज है उसके कारण क्या हो रहा है कि बॉइलिंग के कारण वेपर तो बन रहा है, लेकिन जितना वेपर बन रहा है उसी अमाउंट में हमारा वेपर जो है वापस वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मीन्स रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन जो हो गया, या फिर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर वाटर इनटू लिक्विड वाटर जो है वो बराबर रहता है। मतलब वहां पर जो लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है। उस कंडीशन में वाटर के केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन वेपर फेज। अब सवाल आता है कि केमिकल पोटेंशियल होता है क्या, तो केमिकल पोटेंशियल जो है गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, मतलब पर मोल केमिकल पोटेंशियल, सॉरी गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल, हाँ ठीक है, इज द केमिकल पोटेंशियल। तो कोई भी कंपाउंड का जो है प्रति मोल गिव्स फ्री एनर्जी जितना होगा वही उस कंपोनेंट का जो होगा पर मोल के हिसाब से वो जो है कैलकुलेशन में हम लोग निकाल सकते हैं, उस सब्सटेंस का वो केमिकल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जब दो फेज हमारा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फेज में उस कंपाउंड का, उस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू ए फॉर एल इज इक्वल टू म्यू ए फॉर वी, मीन्स केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, और ये बराबर होगा कब होगा, जब लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब जब हमारा क्या देख रहे हैं कि केमिकल पोटेंशियल जो है लिक्विड फेज में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो भी चेंजेस होगा वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि अगर कुछ भी चेंज केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज जो भी है अगर होगा तो उतना ही चेंज केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज में भी आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि केमिकल पोटेंशियल जो होता है लिक्विड फेज में वो डिपेंड करता है उसका क्या टेम्परेचर है, कितना प्रेशर उस पर अप्लाई किया हुआ है, और उसका कंपोजिशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जो हमारा पास यहाँ पर जो वैल्यू आया है दैट इज म्यू ए for mu of A for liquid phase and mu of A for vapor phase, ठीक है, इसका वैल्यू एंड चेंज इन केमिकल पोटेंशियल फॉर द करस्पॉन्डिंग सेम कंपाउंड, इसका जो ये दोनों पार्ट का जो वैल्यू है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेट करेंगे तो फाइनली हम लोग डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके जब इसको इक्वेट करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, तब जाकर के हमको जो मेरा जो मेन टॉपिक है ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है, इसका जो है हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज विल डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसी तीनों पॉइंट का फंक्शन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डिफरेंशियल लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इनटू उसके डी फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हुआ कि डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज
जो होगा ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये 3 फंक्शन के बराबर है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो अब ईच के किसी एक के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो है उसी टर्म में फुल डिफरेंशिएशन से उसके टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट पॉइंट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल फॉर फेज ए इन लिक्विड फेज, chemical potential of component A in liquid phase will partially differentiated with respect to its temperature at constant temperature and pressure, और इसका जो एरर परसेंटेज दैट इज dt उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली प्रेशर के लिए भी करेंगे और मोल फ्रैक्शन के लिए भी करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आता है ये जो दैट इज हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग पढ़े हैं कि डी म्यू ए बाय डी पी, सिंस ये पार्शियली डिफरेंशिएट है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डेल म्यू ए बाय डेल पी इज इक्वल टू वी बार ए फॉर लिक्विड फेज। क्योंकि देखिए ये जो हमारा है कंपोनेंट ए के लिए है और लिक्विड फेज में है, इसलिए हम लोग कंपोनेंट ए और लिक्विड फेज एज इट इज रखेंगे। और ये जो पार्शियली डिफरेंशिएशन जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाता है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। सिमिलरली अगर इसको टेम्परेचर के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल मोलर एंट्रोपी। अब ये वाले वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 4 आता है। इक्वेशन 4 आ गया तो ये जो इक्वेशन 4 है आप देख सकते हैं डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करेंगे तो अब हमारे पास तो लिक्विड फेज के लिए तो वैल्यू आ गया, अब हम लोग वेपर फेज के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस वेपर फेज में जब प्रेजेंट रहता है तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो किसका फंक्शन होगा, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का ही फंक्शन होगा। यहाँ पर हमको मोल फ्रैक्शन नहीं लेना है क्योंकि वेपर के केस में टेम्परेचर और प्रेशर का जो फंक्शन होता है वो ही कंप्लीट जो डिटेल्स है हमको प्रोवाइड कर देता है। अब ये वाले इक्वेशन का फिर से एज इट इज जैसे ऊपर हमने लिया था यहाँ भी इसका हम लोग पार्शियली जो है डिफरेंशियल यूज करेंगे और इसको हम लोग आगे एज इट इज सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऊपर वाले जो हमारे इक्वेशन में जो है ये वाला जो टर्म था ये इक्वल टू वी ए के बराबर था, पार्शियल मोलर वॉल्यूम वी बार ए, और ये वाला जो है पार्शियल मोलर एंट्रोपी के बराबर था, वहां पर लिक्विड फेज में था और ये वेपर है तो ये हमारा वेपर फेज हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखे थे कि एट इक्विलिब्रियम डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज इज इक्वल टू डी म्यू ए फॉर वेपर फेज के बराबर होता है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 आया था और दिस वन इज आवर नेक्स्ट जो इक्वेशन है इक्वेशन 6, ये दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है डी म्यू ए फॉर लिक्विड एंड वेपर फेज के बराबर है। तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस बोथ इक्वेशन 4 एंड दिस इक्वेशन विल बी इन इक्वल वैल्यू, ओके। जब हम इक्वलाइज करते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन को अचीव करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल है तो किसी एक को जब तक हम लोग कांस्टेंट मतलब फिक्स नहीं करेंगे दूसरा वेरिएबल का जो वैल्यू हमको सही से नहीं मिल पाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों वेरिएबल है तो एक काम करते हैं प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वेरिएबल है हम लोग जितना चाहे उतना चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उसको फिक्स कर देते हैं। जब फिक्स कर देंगे जब प्रेशर फिक्स हो गया तो यानी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स डीपी विल बी इक्वल टू 0। देन आफ्टर जब dp 0 हो जाएगा तो ये जो dp वाला टर्म है यहाँ और यहाँ ये दोनों 0 हो जाएगा। फिर देन आफ्टर इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलता है ऐसे फॉर वेपर फेज माइनस ये हो जाएगा आई थिंक सो ये लिक्विड फेज के लिए हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये इधर जाएगा, हाँ ठीक है। लिक्विड, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ। ये तो हमारा कट गया एंड दिस वी बार ए सॉरी और एस ए फॉर वेपर फेज। तो वेपर फेज वाला टर्म अगर इधर आता है और ये इधर जाता है तो ये v माइनस एल, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ये l हो जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। v माइनस एल, और इसको जो है हम लोग सिंस वेपर के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम होता है तो v माइनस
एल मतलब वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा इज इक्वल टू डेल्टा एस भी के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा एस बार फॉर कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इंटू डी टी इज इक्वल टू डी म्यू ए फॉर लिक्विड फेज बाय डेल्टा एक्स ए, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंटू डी एक्स इतना के बराबर हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एस बार ए फॉर वेपर फेज है ये हमारा पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, अब देन हम लोग जानते हैं, हमने एक टर्म्स को पढ़ा था फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, chemical potential of component A is equal to chemical potential of A in a standard state plus RT ln x A, natural log of its mole fraction, that is ln x A के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये म्यू ए है, म्यू ए का वैल्यू फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स इतना के बराबर होता है। तब ये वाले जो वैल्यू है इसको हम लोग म्यू ए जगह पर पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद हम लोग को जो है फिर पार्शियली इट्स मोल फ्रैक्शन के टर्म्स के साथ जो है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक वैल्यू आता है जहां की म्यू नॉट ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, आर टी बाई एल एन एक्स ए का 1 बाई एक्स ए हो जाता है। ये जो डी एक्स ए एज इट इज यहाँ लिखेंगे। देन आफ्टर फर्दर रिजॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है आर टी बाई डी एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स ए। तो डी एक्स ए बाई एक्स ए को हम लोग डी एल एन एक्स ए लिख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर इस इक्वेशन को यहाँ पर एज इट इज रहने देंगे जो कि हमारा इक्वेशन 13 हो जाता है। देन वी नो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से हमें पता है कि जो जनरली फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का वो h बाई टी के बराबर होता है। तो जब एंट्रोपी इज इक्वल टू इंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर के बराबर होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन एंट्रोपी फॉर कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो ये इसके लिए सिमिलरली हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी फॉर वेपर फेज डिवाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर, क्योंकि इधर भी वेपर है भी और इधर भी वेपर रहेगा। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला इक्वेट होकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज की जगह पर डेल्टा एच बार भी का भी अपॉन टी को यूज करेंगे इसके जगह पर। ठीक है, तो इसके जगह पर ये वाला पार्ट को पुट अप करेंगे और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट था इसको एज इट इज यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, फिर आफ्टर जो है आर टी को इधर ले जाकर के रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो जाता है। इस इक्वेशन को हमें सूटेबल लिमिट के रेंज में इंटीग्रेट करना है, तो जिससे हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, हम लोग एक +2 में जो है एक इक्वेशन पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कंपोनेंट, जो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मिक्सचर का वो टोटल 1 होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1। तो जब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो हमें लिमिट भी डिराइव करना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि जब कंपोनेंट एक्स ए जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, व्हेन एक्स ए अप्रोच टू 1, मतलब कि उस जो कंटेनर में जो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, कहने का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक्स ए है। जब यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू 0 डालेंगे तभी एक्स ए इक्वल टू 1 होगा, और एक्स ए 1 होगा मीन्स टेम्परेचर जो होगा टीवी नॉट के बराबर हो जाएगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट व्हेन एक्स ए इज अप्रोच टू 1 माइनस एक्स बी, मतलब एक्स ए जो है 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा, तब क्या हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो टीवी के बराबर होगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देन आफ्टर इसको फर्दर हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं अंडर द सुटेबल लिमिट फॉर मोल फ्रैक्शन के लिए 1 to एक्स ए लेंगे और टेम्परेचर के लिए टीबी नॉट टू टीबी लेंगे। देखिए कहने का मतलब 1 हो गया जब प्योर सॉल्वेंट है, और एक्स ए कब हो जाएगा, जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, क्योंकि एक्स बी का भी कुछ वैल्यू आ जाता है और एक्स बी का वैल्यू आ जाएगा तो वो एक्स ए जो होगा 1 से छोटा हो जाता है।
और जब 1 है तो 1 के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, और XA है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन का हो जाएगा। इसको फर्दर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो DLN XA का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा LN XA हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करता है। XA अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हो जाएगा log ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये हट गया हमारा, सिर्फ LN XA बचता है हमारे पास। एंड इधर वाले इक्वेशन में भी वैसे ही हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुटअप करते हैं। पुटअप करने के बाद फाइनली हमें मिलता है LN XA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H बार V बाई R अंडर द ब्रैकेट डेल्टा TB बाई TB नॉट का स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो TB इंटू TB नॉट है, इसको हम लोग TB नॉट का स्क्वायर ही लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं आ पाता है, तो इसलिए ये दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज TB इंटू TB नॉट इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं TB नॉट इंटू TB नॉट दैट इज TB नॉट का स्क्वायर, ओके। अब हम लोग जानते हैं, अभी हमने यहाँ पर शो किया था XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, दैट इज XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, ठीक है। सेम पार्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, तो XA हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, देन आफ्टर जो हमारा राइट साइड में पार्ट है LN 1 माइनस XB, इसको एक्सपेंशन थ्योरम जो होता है हमारा, जो मैं टेलर सीरीज, मैक्लूरियंस थ्योरम और भी जो भी थ्योरम्स है, तो जो भी सुटेबल थ्योरम है उसके थ्रू LN 1 माइनस XB को हम लोग एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास जो LN 1 माइनस XB का जो वैल्यू होता है वो माइनस XB के बराबर आता है, तो इस वाले टर्म की जगह पर माइनस XB लिख सकते हैं, दैट इज LN XA इज इक्वल टू माइनस XB के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपर वाले इक्वेशन में हम क्या देखे थे, LN XA आया था, तो LN XA की जगह पर हम लोग माइनस XB पुटअप करेंगे, और राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है XB इज इक्वल टू डेल्टा HB बार बाई R अंडर द ब्रैकेट डेल्टा TB बाई TB नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है हमारा इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, मीन्स काफी ज्यादा डाइल्यूट है, इतना डाइल्यूट है कि उसमें जो सॉल्यूट का जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेल HB बार इज इक्वल टू डेल HB लिखते हैं, ठीक है। मीन्स partial molar enthalpy of solution in vapor phase is equal to partial molar enthalpy of solvent in vapor phase, ठीक है। देन आफ्टर इसको फर्दर जो है अपनी जगह पर हम लोग पुटअप करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि डेल्टा HB बाई R, ठीक है, इंटू डेल्टा TB बाई TB नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू XB के बराबर आता है, ये जो एज इट इज ये वाले इक्वेशन को यहाँ लिखे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा TB है, TB इज इक्वल टू ये बचा हुआ जो रिमेनिंग टर्म है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आता है इक्वेशन 20XX, दैट इज यही हमारा इक्वेशन हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी इक्वेशन को फर्दर हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं XB जो होता है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ओके। अब NB का वैल्यू तो बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में NB को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और NB बराबर हो जाएगा WB बाई MB, NA बराबर हो जाएगा WA बाई MA। तो इसके जगह पर रेस्पेक्टिव दिस वन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद जो है हमारा डेल्टा TB इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास मिलता है MA, ये वाला MA को इधर ले जाते हैं, और TB नॉट का स्क्वायर डेल्टा HB यहाँ पर लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ पार्ट है WB बाई MB इंटू WA, ओके, वेयर WB
बाई WA इंटू MB, ये जो हो जाएगा ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ये हमारा कंप्लीटली प्रूव्ड हो गया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड मोलर मास। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग को देखना था, तो ये हमारे पास जो MB है, MB को इस तरफ लेके जाएंगे और डेल्टा TB को इधर लेके आएंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। उसको भी हम लोग करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M हमारे पास मिलता है। ये जो KB है ये हो जाता है हमारा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है उसका जो कांस्टेंट आता है, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर मोलर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये जो KB है हमारा, ठीक है। और KB का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, KB इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। मीन्स जो सॉल्यूशन है उसमें अगर उसका जो सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड किया हुआ है, जिसके कारण उस सॉल्यूशन का जो मोलालिटी वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट से सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो भी बॉइलिंग पॉइंट रेज होगा, मीन सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, वही उस सॉल्यूशन का जो हो जाएगा KB हो जाएगा, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, मेन पॉइंट जो था हमारा मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो ये जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, सेकेंड लास्ट इक्वेशन जो है, दैट इज डेल्टा TB इक्वल टू MAR TB नॉट का स्क्वायर by delta HB into M, where M is equal to WB by MB into WA, okay। तो ये वाली इक्वेशन को एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट इक्वेशन को, ये वाला जो है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। लिखने के बाद रीअरेंज करते हैं, तो MB को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और डेल्टा TB को राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन आया है, दैट इज MB इज इक्वल टू MAR TB नॉट स्क्वायर बाई डेल्टा HB इंटू डेल्टा TB अंडर द ब्रैकेट WB बाई MA, और यूनिट हो जाएगा kg पर मोल, ठीक है। तो यही हमारा जो वैल्यू आ गया, यही हमारा रिलेशन है। और ये जो हम देखे अभी आपको जो पढ़ाया मैंने, ये कंप्लीटली थर्मोडायनामिक डेरिवेशन था। बहुत सारे वीडियोस में हम लोग क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू डिराइव करते हैं, बट वो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।